हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या भारत की डर की वजह से अपनी प्लानिंग बदल दी। तारिक रहमान ने पहले विदेशी दौरे पर अब चीन नहीं जाएंगे। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान अब अगर चीन नहीं जाएंगे तो कौन से देश को इन्होंने चुना है दोस्तों, कहां जा रहे हैं ये सबसे पहले बताएंगे आपको। उस देश का नाम दोस्तों ना तो भारत है ना चीन, तो फिर कौन सा है वो देश। तो वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, आतंकियों के साथ नजर आए खलीफा एर्दोगन के शागिर्द तुर्की का हाथ हिजबुल मुजाहिदीन का साथ। जी हां दोस्तों, तुर्की के अधिकारी हिजबुल मुजाहिदीन की राजनीतिक शाखा के साथ देखे गए हैं। बताएंगे क्या है इसके मायने। तो वहीं पहली बार भारत ने नेपाल से सीमा विवाद पर बालेंद्र शाह को दिया तगड़ा जवाब। बताएंगे क्या कहा भारत ने। तो वहीं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताएंगे, जहां एक तरफ बालेंद्र शाह के भारत पर बयान से पार्टी में बगावत, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में नेपाली रवि लामी छाने पर पुष्प वर्षा। नेपाली पीएम पर क्या दबाव बनाने का है प्रयास, क्या है जानकारी दोस्तों। उधर वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज का 5 दिवसीय भारत दौरा। जी हाँ, वहीं क्या आज जम्मू कश्मीर में होने वाला है कुछ बड़ा। क्या सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार पर मंडरा रहा है खतरा, क्या होने वाला है आज। वहीं ममता की तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट, क्या बंगाल दोहराएगा महाराष्ट्र का शिवसेना एनसीपी वाला मॉडल। तो वहीं क्या अभी और महंगा होगा पेट्रोल डीजल, क्या कहती है रिपोर्ट्स। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश भारत से पंगा लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उससे उन्हीं का ही नुकसान है, साथ में भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपना पहला विदेशी दौरा करने जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इसके लिए उन्होंने भारत और चीन के अलावा एक तीसरे मुल्क का चयन किया है दोस्तों। अब तक जानकारी सामने आ रही थी कि वो किसी भी कीमत पर सबसे पहली यात्रा विदेशी यात्रा चीन की करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट दोस्तों ऐसा लग रहा था कि वो चीन के लिए निकल ही जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच अब जो बड़ी जानकारी सामने आई है कि ना तो भारत ना तो चाइना, अब वो मलेशिया जाने वाले हैं सबसे पहली विदेशी यात्रा पर। जी हां, पहले ऐसी चर्चा थी कि तारिक रहमान अपने पहले विदेश दौरे पर चीन जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि तीस्ता नदी परियोजना पर बांग्लादेश और चीन में सहमति न बनने के कारण तारिक रहमान ने मलेशिया का रुख किया है। हालांकि अटकलें हैं कि मलेशिया के बाद वो चीन दौरे पर जाएंगे। जी हां, तारिक रहमान के इस फैसले को भारत की संभावित नाराजगी से बचने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है दोस्तों। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 21 से 22 जून को कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि मलेशिया दौरे के बाद वे बीजिंग जाएंगे। हालांकि अभी तारीखें तय नहीं हुई है। मलेशिया और चीन के इन प्रस्तावित दौरों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि इन्हें तारिक प्रशासन की विदेश नीति की दिशा और प्रमुख क्षेत्रीय ताकतों के साथ संबंधों में संतुलन बनाने के उसके दृष्टिकोण का शुरुआती संकेत माना जा रहा है। कूटनीतिक पर्यवेक्षक एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक मुकाबले के बीच मलेशिया को चुनने के इस कदम को एक सूची समझी और व्यवहारिक चाल मानते हैं। उनका तर्क है किसी मध्यम शक्ति वाले देश के साथ अपने विदेशी दौरों की शुरुआत करने से ढाका को एक संतुलित विदेश नीति अपनाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही बांग्लादेश खुद को अनावश्यक भू राजनीतिक तनाव से बचाने में भी सक्षम होगा। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के चीन दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तारिक रहमान बिना किसी बड़े सौदे के चीन जाने से बच रहे हैं। वहीं चीन का कहना है कि बांग्लादेश को कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले खुद को अमेरिका के प्रभाव से दूर करना होगा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश की विदेश नीति में अमेरिका प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिका बांग्लादेश व्यापार समझौता है, जिसे मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल के अंतिम हफ्ते में मंजूरी दी थी दोस्तों। इससे क्लियरली समझ में आता है कि भारत का ही डर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के दिल में बैठा हुआ है कि भारत से बैर बांग्लादेश के लिए कतई भी फेवरेबल नहीं रहने वाला। और यही वजह है कि उन्होंने चीन जाने से पहले उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अन्य देश की यात्रा की जाए, ताकि ना तो चीन नाराज होगा ना भारत, क्योंकि कंपटीशन चीन और भारत के बीच में ही है दोस्तों। अगर सबसे पहले तारिक रहमान भारत की यात्रा करते तो चीन नाराज हो जाता, वहीं अगर वो चीन जाते तो भारत कहीं ना कहीं ये सोचता
लगता कि परंपरा को तोड़ा गया है, लेकिन अब अगर वो बांग्लादेश जा रहे हैं तो थोड़ा सा भारत को बुरा लग सकता है कि पहली यात्रा उन्होंने भारत की नहीं की, लेकिन उतना नहीं जितना चीन जाने पर होता। तो यह पूरी जानकारी दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत में अवैध बांग्लादेशियों पर कड़े एक्शन से ढाका में हड़कंप मचता दिखाई दे रहा है। सीमा पर नागरिकता संकट गहरा चुका है दोस्तों। भारत बांग्लादेश सीमा पर सैकड़ों की संख्या में अवैध प्रवासी फंसे हुए हैं। ये सभी अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे, लेकिन सरकार की धरपकड़ के बाद अपने देश वापस लौटना चाहते हैं ये बांग्लादेशी। भारत ने सभी औपचारिक जांच और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बांग्लादेश को इन लोगों को स्वीकार करने को कहा है, लेकिन ढाका की ओर से चुप्पी साध ली गई है। ऐसे में ये अवैध बांग्लादेशी भारतीय सीमा चौकियों पर फंसे हुए हैं। इन लोगों के सामने नागरिकता का संकट गहरा गया है, क्योंकि बांग्लादेश इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके उलट बांग्लादेश ने सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित ब्राह्मणबाड़िया समेत कई इलाकों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को चेतावनी दे रही है। सीमा के करीब रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। बीजीबी का कहना है कि लोग अजनबियों को पनाह न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दे, नदी के किनारों और चर यानी नदी के बीच की जमीन पर नजर रखें। बांग्लादेश को यह डर है कि इन लोगों को औपचारिक वापसी चैनलों के अलावा हो सकता है कि सीमा पार ढकेल यानी पुशिन दिया जाए। इन कारणों की वजह से लोगों को भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की इन चेतावनियों से आशंका जताई जा रही है कि भारत अब अवैध प्रवासियों के खिलाफ पीछे नहीं हटने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार प्रवासन दशकों से चला आ रहा है, जिसे इतिहास, विभाजन, पारिवारिक संबंधों, श्रम बाजारों और 4000 किलोमीटर लंबी सीमा के खुले हिस्सों ने बढ़ाया है दोस्तों। लेकिन वही कुछ दिनों बाद आपको और अच्छी खबर मिलने वाली है बांग्लादेश से, जहां कल शाम की खबर में हमने आपको बताया ही था कि अब धीरे धीरे शेख हसीना को लेकर भारी प्रोटेस्ट हो रहा है। दोस्तों बांग्लादेश में लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं शेख हसीना को वापस बुलाने और उनको सरकार में फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लगातार बांग्लादेश में हालत खराब होता देख महंगाई की मार झेल रहे बांग्लादेशी लोग, समझदार लोग जिनको कट्टरपंथियों से मतलब नहीं, जिनको देश से मतलब है, महंगाई से मतलब है, लेकिन इनमें वो भी लोग भी शामिल है दोस्तों जिन्होंने शेख हसीना को भगाने के लिए बवाल मचाया था, भवनों में आग लगाया था, सड़कों पर आग लगाया था। आज वही लोग शेख हसीना की भारत से वापसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से शेख हसीना गवर्नमेंट में आए, फिर से अपनी सरकार बनाए। जी हाँ, इसके लिए भी अब भारी प्रोटेस्ट सड़कों पर होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में अब आप यूं समझ लीजिए कि ना तो यूनुस की सरकार ना तारिक रहमान की सरकार, अगर कोई सरकार लंबी चलेगी तो वो है शेख हसीना की सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि फिर एक बार शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में बननी चाहिए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा। सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस बटन को दबाइएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना। और कमेंट में शेख हसीना की सरकार होनी चाहिए जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है दोस्तों। दरअसल तुर्की के सरकारी अधिकारियों को हिजबुल मुजाहिदीन की राजनीतिक शाखा के साथ देखा गया है। इसे जमात इस्लामी के नाम से जाना जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन इसी का आतंकी विंग है दोस्तों। जमात इस्लामी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामी राजनीतिक दल है। ऐसे में तुर्की के सरकारी अधिकारियों को जमात इस्लामी के साथ देखा जाना भारत के लिए चिंता को बढ़ा सकता है। इसका एक प्रमुख कारण कश्मीर पर तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन करना भी है। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार कश्मीर मुद्दा उठा चुके हैं। रेजोनेंट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के धार्मिक मामलों के मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ईद के तीसरे दिन सैयद मौदूदी स्मारक पर पहुंचा था। यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में रस्मी कुर्बानी बोले तो बलिदान और आवश्यकतामंदों को मदद पहुंचाने की गतिविधियों की देखरेख के लिए आया था। इसका प्रबंधन सीधे तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन के जरिए किया जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरे के दौरान तुर्की प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि सैयद अबुल आला मौदूदी के मजार पर जाकर श्रद्धांजलि देना उनकी दिल की तमन्ना थी। दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की ने इसे सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और धार्मिक आदान प्रदान के तौर पर पेश किया, लेकिन तुर्की के सरकारी अधिकारियों का जमात इस्लामी के नेतृत्व और उसकी दूसरी शाखाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ना भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। तुर्की घोषित तौर पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। ऐसे में तुर्की का हिजबुल मुजाहिदीन के मूल संगठन जमात इस्लामी
इस्लामी से नजदीकी बढ़ाना आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है दोस्तों। ये भारत की टेंशन बढ़ा सकता है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है। ये लंबे समय से जम्मू और कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुका है और आज तक भी कार्य कर रहा है। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में विलय करवाना है। इस समूह की स्थापना 1989 में हुई थी दोस्तों। अतीत में इसने कई बार कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों, सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों के कड़े प्रहार और नेतृत्व की कमी के कारण हिजबुल मुजाहिदीन की ताकत में काफी कमी आई है। तो यह है पूरा गेम प्लान दोस्तों। अब तुर्की का हाथ भी सामने आ रहा है जो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिला रहा है दोस्तों, आतंकियों के साथ नजर आए। खलीफा एर्दोगन के शागिर्दों को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर तगड़ा और करारा जवाब दिया। ये जवाब पाकिस्तान और यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर की गई टिप्पणी पर दिया गया दोस्तों। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे गैर जरूरी कर दिया, साथ ही सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है। ये भारत का आंतरिक मामला है और जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसे इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें नेपाल से सीमा विवाद पर बालन शाह को भारत ने दिया करारा जवाब। कह दिया किसी तीसरे पक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। जी हां, नेपाल के साथ जारी सीमा विवाद पर भारत सरकार ने पहली बार बयान जारी किया। भारत ने मंगलवार को कहा कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है और दोनों देशों ने सीमा संबंधित मामलों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने संसद में कहा था कि नेपाल ने भारत की कुछ जमीनें कब्जाई हैं। बालेन्द्र शाह यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने संसद को बताया कि मैंने चीन और ब्रिटेन से समझौते के लिए संपर्क किया है। मेरी कोशिश इस विवाद को सुलझाने की है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस पर पूछे गए सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे के मामले हैं जिनकी संयुक्त रूप से मैपिंग की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के साथ साथ इस मामले पर नेपाली विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बाद के बयान को भी देखा है, जबकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित किया जा चुका है और कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हुए हैं। उन्होंने बताया कि गंडक नदी के मार्ग बदलने के कारण ऐसा हुआ है। इसके अलावा सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड यानी किसी के अधिकार क्षेत्र में न आने वाली जमीन पर अतिक्रमण के मामले हैं जिनकी वर्तमान में संयुक्त रूप से मैपिंग की जा रही है। रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि हमने सीमा संबंधित मामलों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। संबंधित सभी पक्षों के लिए यह साफ होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि उनका देश भारत के साथ सीमा संबंधित मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, नेपाल की राजनीतिक पार्टियों ने भी बालेन्द्र शाह की इन विवादित टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। शाह के बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने उनकी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया। वैसे भी दोस्तों ऑलरेडी ब्रिटेन ने नेपाल के मुंह पर ही मना कर दिया था कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है मध्यस्थ बनने का, यह आप दोनों का आपसी मामला है, दोनों मिलकर सुलझाओ। लेकिन वहीं दोस्तों भारत ने क्लियरली कह दिया है कि कोई भी देश क्यों ना हो मध्यस्थ का इसमें कोई सीन ही नहीं है, तीसरे पक्ष का कोई रोल ही नहीं है। भारत द्वारा दिए गए इस क्लियर मैसेज पर आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि जहां एक तरफ बालेन्द्र शाह के भारत पर बयान से पार्टी में ही बगावत, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में नेपाली रवि लामी छाने पर पुष्पों की वर्षा। क्या कहीं नेपाली पीएम पर दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यही है कि जिस वक्त नेपाल में भारत को लेकर बवाल मचा हुआ है, ठीक उसी वक्त आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामी छाने का नई दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी दफ्तर में रवि लामी छाने पर फूलों की बारिश की गई है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका पार्टी दफ्तर में फूलों के गुलदस्तों के साथ स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ आरएसपी में नेताओं का एक धड़ा कथित तौर पर बालेन्द्र शाह से संसद में भारत को लेकर दिए गए इस बयान पर माफी मांगने की मांग कर रहा है।
इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों कि बालेंद्र शाह जिन्होंने भारत और चीन को लेकर अभी तक संतुलित भूमिका निभाई है, जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली का दौरा अभी तक तय नहीं किया है और जिन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री तक को मिलने का वक्त नहीं दिया, क्या रवि लामी छाने का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत कर उन्हें संदेश देने की कोशिश की गई है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। क्या रवि लामे छाने का भव्य स्वागत भारत की कूटनीति का हिस्सा तो नहीं? जी हाँ, नेपाल के नेताओं का भारत की राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में स्वागत होता रहा है और रवि लामी छाने का स्वागत भी कोई नई परिपाटी नहीं है, लेकिन मौजूदा नेपाल की राजनीति को देखते हुए इस पर खास नजर है। इसे सीधे तौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पर दबाव बनाने की कूटनीति और नेपाल के भीतर राजनीतिक संतुलन साधने की भारतीय कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। रवि लामी छाने का ये भारत दौरा ठीक उसी वक्त हुआ जब बालेंद्र शाह ने अपने बयान से भूचाल ला दिया। बीजेपी की तरफ से उन्हें इतना बड़ा और ऐतिहासिक रेड कारपेट वेलकम देना ये संदेश है कि भारत जो है वो बालेंद्र शाह के रुख से इतर नेपाल के अन्य लोकतांत्रिक और बदलाव समर्थक ताकतों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहती है। रवि लामी छाने का ऐतिहासिक स्वागत दिखाता है कि भारत अब नेपाल में सिर्फ पारंपरिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस या केपी शर्मा ओली की एमआलए के भरोसे नहीं रहना चाहता। मार्च 2026 के चुनावों में भारी जीत दर्ज करने वाली आरएसपी नेपाल की नई और सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है और भारत भी दोस्तों मौका देकर नेपाल की इस नई पार्टी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, संबंध स्थापित करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का 5 दिवसीय भारत दौरा, ऊर्जा व्यापार मजबूत करने पर रहेगा जोर। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिवसीय दौरे पर भारत आ रही हैं। वो बुधवार यानी 3 जून को भारत आएंगी। आज राष्ट्रपति डेल्सी का भारत दौरा ऊर्जा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बताया कि रोड्रिगेज 3 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगी और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर व्यापक विचार विमर्श करेंगी। जायसवाल जी ने बताया कि रोड्रिगेज के साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना और परिवहन सहित अन्य विभागों के मंत्री भारत आएंगे। 56 साल की डेल्सी रोड्रिगेज श्रम कानून की वकील रही हैं। वो निकोलस मादुरो की बेहद करीबी मानी जाती थी। इसके बावजूद अमेरिका ने उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर समर्थन दिया। गौरतलब है कि ये साल वेनेजुएला की राजनीति के लिए उथल पुथल का साल रहा है। अमेरिका ने इस साल जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को नार्को आतंकवाद की साजिश रचने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। इसके बाद से डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। दोस्तों उधर बता दें, सिंधु जल संधि के खत्म होने से बूंद बूंद पानी को तरसेगा अब पाकिस्तान। तेजी से बनाने लगा 4 बांध। जी हाँ दोस्तों, क्या है उसका प्लान? दरअसल भारत से सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। इस कारण पाकिस्तान ने 4 बांध परियोजनाओं पर काम को तेज किया है। इसका मकसद पानी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना है ताकि गर्मियों में इनका इस्तेमाल सिंचाई और पीने के लिए किया जा सके। इन चारों बांध परियोजनाओं से पानी जमा करने की क्षमता में 80 लाख एकड़ फीट यानी MAF से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को भारी भरकम पैसों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वो एक बार फिर बाहरी मुल्कों के सामने कर्ज के लिए हाथ फैला रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यानी APP के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स में दिया मेर भाषा बांध, मोहम्मद बांध, खुर्रम तंगी बांध और नई गज बांध शामिल है। इन बांधों से पानी की उपलब्धता बेहतर होने, बाढ़ प्रबंधन में सुधार होने और पन बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े बारिश के अनियमित पैटर्न और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण पाकिस्तान के जल संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति और मांग के बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे पानी जमा करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। वहीं बता दें, 6 जून को सोनम वांगचुक का हल्ला बोल दिल्ली में डालेंगे डेरा। शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज। दोस्तों इनके मुताबिक देश में एजुकेशन सेक्टर का काफी बुरा हालत है। इसको देखते हुए कांग्रेस जनता पार्टी आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। CJP के संस्थापक डीप के 6 जून को भारत आकर आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर चुके हैं। उनके साथ संगी सब प्रदर्शन वगैरह की योजना बना चुके हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा जगत में फैले करप्शन को लेकर आंदोलन करने जा रही कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि सामाजिक
से कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 6 जून को उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शनिवार को आयोजित होगा। इसमें शामिल होने दीप के अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं। दीप की सीजेपी पार्टी उसके खास अभियान का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं उधर जम्मू कश्मीर में आज होने वाला है कुछ बड़ा। सीएम उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ा दी हलचल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पर क्या खतरा मंडरा रहा है? उमर के एक फैसले ने इस सवाल को हवा दे दिया। उमर ने 3 जून यानी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक आपात बैठक बुलाई है। अचानक इस तरह बैठक बुलाने से कयास लगने लगे हैं कि पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी का दावा है कि एनसी के भीतर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, सरकार जल्द ही गिर सकती है। इन सवालों के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को विधायकों की एक आपात बैठक बुलाई है। बैठक उमर के आवास पर होनी तय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही इसे एक रूटीन बैठक बता रही हो, लेकिन अचानक बुलाई गई इस बैठक ने जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी, पीडीपी और अपनी पार्टी जैसे विपक्षी दल कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों का कहना है कि एनसी विधायक पार्टी से खुश नहीं है और पार्टी छोड़ना चाहते हैं। नेतृत्व पार्टी कश्मीर मंत्री परिषद का विस्तार। अभी तक जम्मू कश्मीर मंत्री परिषद में केवल 6 मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री सहित दोस्तों हैं। बाकी 4 पद शपथ ग्रहण समारोह के समय कांग्रेस के लिए खाली रखे गए थे, क्योंकि एनसी की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने यह कहते हुए सरकार से बाहर रहने का फैसला किया था कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक वे सरकार में शामिल नहीं होंगे। वहीं दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने आखिर किसको लिखा ऐसा लेटर? कहा, मैंने आपसे मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी कर रही हूं। जी हां दोस्तों, अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को एक पत्र लिखकर पीएम और एचएम के साथ मिलकर लगातार बातचीत करने के लिए तुरंत एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के कई नेताओं को पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर बात करने के लिए एकजुट हों और आपसी तालमेल के से आगे बढ़े। खत में मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बीजेपी में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, सांसद इंजीनियर राशिद, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष महराज मलिक, डीपीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह, शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चेयरमैन जसपाल सिंह से संपर्क किया है। दोस्तों, उधर बता दें, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जल्द ही सभी को अमेरिका से किया जाएगा बाहर। भारत के लगभग 30 लोग जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, ये सभी कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के तौर पर अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे। एक फेडरल ऑपरेशन के तहत इन भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, जल्द ही उन्हें देश अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा सीबीपी ने सोमवार को बयान में बताया कि एरिजोना में यूमा सेक्टर के सीमा गश्त एजेंटों ने 11 से 15 मई के दौरान अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 52 लोगों को ऑपरेशन चेकमेट के तहत गिरफ्तार किया है, जिनमें से 36 ट्रक चलाते पाए गए। गिरफ्तार किए गए इन अवैध ट्रक चालकों में 30 भारत से हैं, जबकि बाकी 6 मैक्सिको, अल सल्वाडोर और रशिया से हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर के पास लाइसेंस तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री खलीलुर रहमान चुने गए यूएनजीए अध्यक्ष। बांग्लादेश की बड़ी जीत। वहीं भारत और पाकिस्तान ने मिलकर दी बधाई। जी हां, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 81वें सत्र का सदस्य अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने साइप्रस के उम्मीदवार राजदूत एंड्रियास एस काकोरिस को 91 वोटों के मुकाबले 99 वोट हासिल किए। यह चुनाव मंगलवार को न्यूयॉर्क के समय अनुसार सुबह 10 बजे यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के महासभा हॉल में हुआ, जिसके बाद अब यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, वहीं जयशंकर जी ने बधाई दी, साथ में कहा कि हमारी साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर हम उत्सुक हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इशाक डार ने भी बधाइयां दी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या बंगाल दोहराएगा महाराष्ट्र का शिवसेना एनसीपी वाला मॉडल? ममता की तृणमूल कांग्रेस में भारी टूट की बड़ी जानकारी। दोस्तों, ये चर्चा अभी भी अंदाजे वाली लग सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदर हाल के घटनाक्रमों ने ऐसे सवाल को नजरअंदाज करना नामुमकिन बना दिया है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल चुपचाप घूम रही है। वो ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे टूटने की ओर बढ़ रही है? क्या बंगाल में महाराष्ट्र जैसा पॉलिटिकल माहौल बन सकता है, जहां शिवसेना या एनसीपी 2 गुटों में टूट गई थी? अब खुलेआम पॉलिटिकल गपशप, अंदरूनी अविश्वास, साफ बगावत और लीडरशिप के कुछ हिस्सों और पार्टी के जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों के बीच बढ़ती दूरी है। जाहिर है, इससे इस बात पर और ज्यादा पॉलिटिकल अंदाजे लगने लगे हैं कि क्या टीएमसी को आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन टूट का सामना करना पड़ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये बात और तेज हो गई है। 4 मई को नतीजों के ऐलान के बाद से कई सांसद, विधायक, पार्षद और जिला स्तर के नेताओं ने पार्टी लीडरशिप से नाराजगी जाहिर की है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी ज्यादातर बुराई मुख्य रूप से ममता बनर्जी पर नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी और पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर IPAC जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ते असर पर की गई है। कई नेता अब खुलेआम कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक पॉलिटिकल कल्चर बदल गया है। उनके मुताबिक फैसले लेने का तरीका तेजी से सेंट्रलाइज्ड हो चुका है और यह कंसल्टेंट, सर्वे सिस्टम और बाहरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी और आम वर्कर्स के बीच ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कनेक्शन कमजोर हो रहा है। वहीं चौंकने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पार्टी टूटने वाली है। इनकी दरअसल बैठकों में विधायक आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी पार्टी विधायकों की मीटिंग्स बुला रही है, जहां यह अंदरूनी बेचैनी और ज्यादा साफ दिखी। रिपोर्ट्स बता दिया कि एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में विधायकों के आने की संख्या धीरे धीरे कम होती गई है। पहली मीटिंग में काफी अच्छी हिस्सेदारी देखी गई, लेकिन दूसरी मीटिंग में अटेंडेंस कम हो गई और तीसरी मीटिंग में और भी कम हो गई। ऑफिशियली कई गैर हाजिरी विधायकों ने हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्सनल एंगेजमेंट या सिक्योरिटी से जुड़े बहाने बता दिए। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई जानकारों का मानना है कि असली वजह अलग थी। कई विधायक अब मौजूदा लीडरशिप स्ट्रक्चर के करीब नहीं रहना चाहते थे। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं भाजपा ने भी क्लियर कह दिया कि अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में TMC जो हल्ला बोल कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पाने के लिए खुद से रचा हुआ ड्रामा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में ऐसा ही होगा? क्या सुरक्षा घेरा लेने के लिए ही अभिषेक बनर्जी ने यह चालें चली थी? जो भी है इस पर आपकी राय कमेंट करके बताएगा। वहीं क्या अभी और महंगा होगा डीजल पेट्रोल? तो आपको बता दें, पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति जनित दबाव बढ़ने की आशंका है, जिससे आने वाले महीनों में परिवहन एवं विनिर्माण लागत बढ़ सकती है और आम उपभोग की वस्तुएं महंगी हो सकती है। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। दोस्तों रिपोर्ट कहती है कि 15 मई के बाद से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो यह बढ़ोतरी निकट भविष्य में 10 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। क्रिसिल ने कहा कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के जरिए दिखेगा, जिससे खाने पीने की चीजों और अन्य वस्तुओं की महंगाई दोनों बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सरकार पूरा कंट्रोल करती दिखाई दे रही है, लेकिन जब पीछे से ही क्रूड ऑयल महंगा आ रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं चीजें तो महंगी होंगी ही। जो भी आपकी इस पर राय हो कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।